जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा पूरा सोलर सिस्टम हमारे ग्रह एक बहुत ही नाटकीय एक अकस्मात मुलाकात का नतीजा हो। आज हम एक ऐसी ही थ्योरी की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं। इसका नाम है प्लैनेटेसिमल परिकल्पना, जो 20वीं सदी की शुरुआत का एक बहुत ही, कह सकते हैं, साहसिक विचार था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? आखिर अंतरिक्ष के इस केओस में, इस उथल-पुथल से एक पूरा का पूरा ग्रह वो कैसे जन्म लेता है? इस सवाल ने सदियों से, आप जानते हैं, वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया है। और आज हम एक ऐसे ही बड़े ही साहसिक जवाब की पड़ताल करेंगे। तो बात है 1904 की। दो लोग थे, एक भूवैज्ञानी थॉमस चैम्बरलिन और दूसरे खगोल शास्त्री फॉरेस्ट मॉल्टन। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी, एक ऐसी थ्योरी पेश की जो उस समय के लिए किसी क्रांति से, सच कहूं तो, कम नहीं थी। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक सदी पुरानी ब्रह्मांडीय पहेली, फिर एक आवारा तारे से हुई उस मुलाकात के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे धूल से दुनिया बनी, फिर बात करेंगे उस त्रुटिपूर्ण ब्रह्मांडीय खाके की, और आखिर में ये सब हमें सच्चाई की ओर कैसे ले गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पहेली से। अब देखिए, किसी भी नई कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि आखिर उस समय वैज्ञानिकों के सामने चुनौती क्या थी, आखिर एक नई कहानी की जरूरत ही क्यों पड़ी। उस वक्त की जो सबसे फेमस थ्योरी थी, निहारिका परिकल्पना, वो ना कुछ बड़े सवालों के जवाब दे ही नहीं पा रही थी। जिसे वैज्ञानिक ये नहीं समझा पा रहे थे कि भाई ग्रह हमारे सूरज से इतने छोटे क्यों हैं। और सबसे बड़ी बात, चैम्बरलिन, जो कि एक भूविज्ञानी थे, उनके दिमाग में ये बात खटक रही थी कि यार ये ठोस ग्रह सिर्फ गैस से कैसे बन सकते हैं। मतलब उन्हें एक बेहतर जवाब चाहिए था। और बस यही से चैम्बरलिन और मॉल्टन की कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्होंने एक ऐसी घटना के बारे में सोचा जो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। तो चलिए कल्पना करते हैं, आज से कोई 4.6 अरब साल पहले हमारा सूरज था, गर्म, विशाल और अंतरिक्ष में बिल्कुल अकेला। और तभी इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक दूसरा बहुत बड़ा आवारा तारा हमारे सूरज के बेहद करीब से गुजरा। ध्यान रहे, ये कोई टक्कर नहीं थी, कोई धमाका नहीं हुआ, बस एक करीबी मुलाकात। अब उस तारे का गुरुत्वाकर्षण, उसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त थी कि उसने हमारे सूरज की सतह से गैस की लंबी लंबी धाराएं, मतलब फिलामेंट्स, खींच लिए। ये ठीक वैसा ही है, आप जानते हैं, जैसे चांद समंदर में ज्वार पैदा करता है। बस फर्क ये था कि ये एक कॉस्मिक, एक ब्रह्मांडीय पैमाने पर हो रहा था। और अब आता है कमाल का हिस्सा। गैस की ये जो धाराएं थीं, वो सूरज में वापस नहीं गिरी। नहीं, इसके बजाय वो अंतरिक्ष की ठंडक में धीरे धीरे ठंडी हुई और अनगिनत छोटे छोटे ठोस कणों में बदल गईं। और इन्हीं छोटे छोटे ठोस पिंडों को एक खास नाम दिया गया, प्लैनेटेसिमल। सच पूछे तो यही इस पूरी परिकल्पना का, इस पूरी थ्योरी का दिल है। ये विचार कि ग्रहों का जन्म इन नन्हे नन्हे टुकड़ों के आपस में जुड़ने से हुआ था। कहानी तो वाकई बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या था? मतलब आखिर ये धूल के कण एक पूरी की पूरी दुनिया में कैसे बदल गए? चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के ना 3 मेन पिलर्स थे। पहला, ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स, जिसने सूरज से गैस को बाहर निकाला। दूसरा, संघनन यानी कंडेंसेशन, जिससे वो गर्म गैस ठोस कणों में बदली। और तीसरा और सबसे जरूरी, अभिवृद्धि, जिसे एक्रीशन भी कहते हैं। मतलब वो प्रोसेस जिसमें ये छोटे छोटे कण आपस में टकराकर, चिपक कर बड़े होते गए। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये एक बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी। हाँ, शुरुआत एक जबरदस्त घटना से हुई, लेकिन उसके बाद तो लाखों सालों तक बस यही होता रहा। छोटे छोटे कण धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते रहे और बस बड़े होते गए, जब तक कि वो आज के ग्रहों जैसे नहीं बन गए। सुनने में ये विचार कितना शानदार और कह सकते हैं एलिगेंट लगता है ना? लेकिन विज्ञान में हर विचार को सबूतों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। और बस यहीं पर प्लैनेटेसिमल परिकल्पना को असली मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये थ्योरी भले ही कितनी नई और इनोवेटिव क्यों न हो, समय के साथ दूसरे वैज्ञानिकों ने जब इसे परखा तो इसमें कुछ बहुत ही गंभीर खामियां निकलीं।
ऐसी खामियां जो आखिरकार इसके कह सकते हैं पतन का कारण बनी। तो आखिर वो क्या खामियां थी? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत प्रोबेबिलिटी। दो तारों का इतना करीब आना ये इतना दुर्लभ है कि लगभग नामुमकिन है। दूसरी दिक्कत तापमान। सूरज से निकली गैस इतनी ज्यादा गर्म होती कि वो ठंडी होकर जमने के बजाय बस अंतरिक्ष में फैल जाती, बिखर जाती। तीसरी बात, ये थियरी ये नहीं समझा पाई कि ग्रहों को अपनी खास कक्षाएं और अपनी धुरी पर घूमने की गति कैसे मिली। और आखिर में ज्यादातर संभावना तो यही थी कि जो गैस बाहर निकली वो ग्रह बनाने के बजाय वापस सूरज में ही गिर जाती। अब ये ऐसी समस्याएं थी जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल था। तो ठीक है, इस थ्योरी को खारिज कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पूरी तरह बेकार थी, है ना? विज्ञान में असल में ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी गलत विचार ही हमें सही रास्ते की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए हुआ क्या, वो जो आवारा तारे वाली कहानी थी उस आइडिया को तो छोड़ दिया गया, लेकिन वो दूसरा आइडिया अभिवृद्धि यानी एक्रीशन का आइडिया कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ग्रह बनते हैं, वो आइडिया रह गया। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार साबित हुआ। तो आखिर इस थ्योरी की विरासत क्या है? बहुत बड़ी है। आज भी एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेटेसिमल और अभिवृद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी थ्योरी ने वैज्ञानिकों को एक घूमती हुई डिस्क के बारे में सोचने पर मजबूर किया, जो आज हमारी मॉडर्न समझ का कह सकते हैं आधार है। ये बात इस थ्योरी के महत्व का असली सार है। इसने ना वैज्ञानिकों के सोचने का तरीका ही बदल दिया। इसने हमारा ध्यान एक अचानक हिंसक घटना से हटाकर एक धीमी, धैर्य वाली रचनात्मक प्रक्रिया की ओर मोड़ दिया। और आखिर में यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। ये थ्योरी, हाँ, ये गलत थी, पर ये एक जरूरी गलती थी। ये एक ऐसा पड़ाव था, एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन था जिसने हमें उस ज्ञान के और करीब पहुंचाया जो आज हमारे पास है। क्योंकि विज्ञान, आप जानते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ता है, एक कदम से दूसरे कदम की ओर। भले ही पहला कदम